हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप क्लास 11 से तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन लाइफ टाइम केमिस्ट्री में वैसे पढ़ते हैं और पढ़ते ही रहते हैं, और इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हम लोग करते रहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करते रहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो बेसिक है ये, इसे सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड चीज़ों को। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पहले मैं वो बताने से पहले मैं आपको कुछ और बता दूं। मैंने इससे पहले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताई थी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हाफ फील्डेड एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट था। जब हाफ एटॉमिक ऑर्बिटल एक्सिस पर जाकर ओवरलैप्ड करते थे तो एक सिग्मा बॉन्ड बनता था, और जब वो साइड वाइज ओवरलैप करते थे तो मेरे बच्चों एक पाई बॉन्ड बनता था। ये बात हमारी हो चुकी थी। सिग्मा पाई बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, डिफरेंस क्या होता है सिग्मा पाई बॉन्ड्स में, सिग्मा पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, ऐसे ही मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग ये सीखेंगे कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। पहले मैं क्लियर कर दूं, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, रियल कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों हम हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, क्यों हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे डिटरमाइंस करेंगे हम उसे, और फिर हम हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी से डी पाई पी पाई का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। लगातार वीडियोस रहेंगे। क्लास 11th का टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, आप एनसीईआरटी को ही बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो नीट का पेपर तो आप बहुत अच्छा कर ही सकते हैं, क्योंकि एनटीए ने जब से एग्ज़ाम कराना स्टार्ट किया है आपका एनसीईआरटी के ही पैटर्न पे पेपर्स आ रहा है। आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, और मैं ज़्यादा आपके पढ़िए, चीज़ों को समझिए जितना हो सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं, और मैं समझाना चाहता हूँ कि हम हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए देखिए। सबसे पहले मेरी 2-3 बातें सुन लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले मेरी 2-3 बातें मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आइए जरा हम मीथेन की बात करते हैं। ठीक है, हम लोग मीथेन की बात करते हैं, मीथेन की चर्चा करते हैं। सर मीथेन के पास ये स्ट्रक्चर होगा मीथेन का, राइट? आपके हिसाब से मीथेन का ये स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल राइट सर। इसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, सबको दिखाई देते हैं। मीथेन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड है। आइए हम वेरियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं। वेरियम क्लोराइड्स के पास भी 2 सिग्मा बॉन्ड है। क्या दोनों सिग्मा बॉन्ड एक से हैं? क्या चारों सिग्मा बॉन्ड एक से हैं? कार्बन मीन्स मीथेन के अंदर चारों सिग्मा बॉन्ड जो बन रहे हैं CH के विटामिन एक से, आप तो कहेंगे एक से हैं, लेकिन केमिस्ट्री कहती है एक से नहीं है, सारे बॉन्ड्स डिफरेंट हैं। वेरियम क्लोराइड के अंदर भी सारे बॉन्ड्स, दोनों जो सिग्मा बॉन्ड्स बने हैं दोनों के दोनों डिफरेंट्स हैं। और वो डिफरेंट क्यों है और हम उसे सेम क्यों कर रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आइए जरा सुनिए और समझिए। मैं वेरियम क्लोराइड का एग्जांपल लेके ही समझा देता हूँ। ठीक है, वेरियम का एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, 4 होता है मेरे बच्चों। 1s2 2s2, राइट, 1s2 2s2। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा वो 2p ऑर्बिटल होगा। नेक्स्ट जो होगा वो 2p ऑर्बिटल होगा। मॉडर्न थ्योरी जो कहती है केमिस्ट्री की, वो ये कहती है कि आपके एटॉमिक ऑर्बिटल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही वैलेंसीज होंगी, उतनी ही कोवैलेंसीज होंगी। इसके हिसाब से ये 2 बॉन्ड बना रहा है, इसको तो 2 कोवैलेंसी चाहिए, वेरियम को 2 वैलेंसी चाहिए, 2 अनपेयर्ड चाहिए। इसके पास तो कोई अनपेयर्ड नहीं है, आप देख सकते हैं इसके पास तो कोई अनपेयर्ड नहीं है। ठीक है, इसका भी एस भर के आ रहा है, लेकिन पी के अंदर खाली है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन एस में ट्रांसफर कर देता हूं, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन एस में ट्रांसफर कर देता हूं तो कहानी थोड़ी सी बदल जाएगी। यहां पे हो जाएगा 1s2, यहां पे अब हो जाएगा 2s1। ठीक है, यहां पे हो जाएगा 2s1, और अब एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा।
एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा और आपको 2p ऑर्बिटल खाली मिल जाते हैं। एक s का ऑर्बिटल हाफ फील्ड खाली मिल जाता है, एक p का हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपको खाली मिल जाता है। ठीक है, आइए जरा समझते हैं फिर दोबारा। क्लोरीन से अटैच है, क्लोरीन के पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 3p5 में ही समझते हैं आप लोग, मैं जरा इधर कर देता हूं। 3p5 से मतलब ये है p के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इसके पास एक p ऑर्बिटल खाली है। वही p ऑर्बिटल जो हमारा सिग्मा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट था, बीपीटी का कॉन्सेप्ट था, उसके हिसाब से एक p का इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे ओवरलैप्ड करेगा और एक p का जो होगा ऑर्बिटल वो यहाँ ओवरलैप करेगा। एक ये बॉन्ड बन जाएगा और एक आपका ये बॉन्ड बन जाएगा। मींस एक जो सिग्मा बनेगा, एक ये भी p है, खाली p है, एक ये भी p है, तो एक सिग्मा ये बना, एक सिग्मा ये बना। मींस एक सिग्मा तो बना sp के बीच में, एक सिग्मा बना pp के बीच में, मतलब दोनों बॉन्ड अलग अलग हैं। आप देख लीजिए, एक सिग्मा आपका जो बना वो sp के बीच में। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। मैं बेरियम क्लोराइड को ठीक से यहां लिख लेता हूं, ठीक है, मैं बेरियम क्लोराइड को ठीक से यहां लिख लेता हूं। बेरियम क्लोराइड के हिसाब से एक तो इसके अंदर sp बॉन्ड है, ठीक है, और एक जो बेरियम क्लोराइड के बिटवीन है वो pp के बिटवीन सिग्मा बॉन्ड है। ये तो दोनों बॉन्ड अलग अलग हो गए, दोनों का सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन अलग अलग हो गया। सर ये अगर ये अलग अलग है तो सर इनके एंगल भी अलग अलग होंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ की बात करूं तो p की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है sp से, तो स्ट्रेंथ वाइज भी ये अलग अलग हो गए दोनों सिग्मा बॉन्ड। और दूसरी बात, एनर्जी वाइज भी दोनों अलग अलग हो गए। और जबकि बॉन्ड दोनों अलग अलग नहीं है, अगर हम प्रैक्टिकली चीजों को देखते हैं तो वेरियम क्लोराइड के अंदर ऑल वेरियम क्लोराइड बॉन्ड इक्वल है, उनका स्ट्रेंथ भी एक सा है, एनर्जी नेचर भी एक सा है। लेकिन सच में ऐसा था नहीं। यही यहाँ पे भी यही समस्या आएगी। अगर आप इसको भी प्रैक्टिकली एनालिसिस करेंगे तो मीथेन में भी यही चीज आपको दिखेगी कि चारों बॉन्ड एक से हैं, लेकिन चारों बॉन्ड एक से नहीं। जब आप इसका फॉर्मेशन करेंगे बीपीटी के हिसाब से तो एक तो सिग्मा बनेगा एसएस के बीच में, ठीक है, एक सिग्मा बनेगा एसपीएक्स के बीच में, एक सिग्मा बनेगा एसपीवाई के बीच में, और एक सिग्मा जो बनेगा एसपीजेड के बिटवीन बनेगा। मतलब चारों सिग्मा यहाँ अलग अलग, यहाँ दोनों सिग्मा अलग अलग, चारों सिग्मा अलग, तो सबकी स्ट्रेंथ भी अलग अलग हो जाएगी, सबकी एनर्जी भी अलग अलग हो जाएगी। लेकिन सच में तो ऐसा नहीं है, चारों बॉन्ड एक से हैं। वेरियम क्लोराइड में दोनों बॉन्ड एक से हैं। इस एक से नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक नई हाइपोथेटिकल थ्योरी लाए और जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। आ गई मेरी बात समझ में? बॉन्ड नेचर को एक से एक्सप्लेन करने के लिए कि जो सिग्मा हम बनाते हैं उनके नेचर को बताने के लिए कि ये एक से हैं। सच में बीपीटी के हिसाब से तो वो अलग अलग है। अब देख लो, बीपीटी के हिसाब से तो सारे बॉन्ड अलग अलग बनकर आते हैं, लेकिन उस नेचर्स को समझाने के लिए कि वो एक से क्यों दिखाई देते हैं, इसलिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करते हैं आपके लेवल पर जितना हमें आवश्यक है, ठीक है। फिलहाल आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ फटाफट। तो आइए हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हम लोग, अभी हमने ये पढ़ा कि हम हाइब्रिडाइजेशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं फिर बोल देता हूं कि बेरियम क्लोराइड CH4 के सारे बॉन्ड एक से जो दिखाई देते हैं लेकिन नहीं है, सारे बॉन्ड अलग अलग है। सिग्मा फॉर्मेशन जो हुआ है वो अलग अलग ऑर्बिटल के बीच में हुआ है, उस हिसाब से स्ट्रेंथ भी गड़बड़ा जाएगी और आपकी एनर्जी भी गड़बड़ा जाएगी और शेप भी आपको शायद कुछ अलग ही दिखाई देगी। लेकिन इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि सारे नहीं एक से ही हैं, और उसके लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड किया जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे थे ये बात हमारी हो गई, ठीक है। आइए हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझते हैं। पहले मैं थ्योरी में आपको दूंगा, लेकिन मैं कुछ थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेट है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि हाइब्रिडाइजेशन के क्या बेसिक फंडे हैं, ठीक है। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी ये कहती है, क्या कहती है सर, कि ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है भाई, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके एनर्जी गैप जो होते हैं, एनर्जी गैप,
एनर्जी गैप या एनर्जी डिफरेंस की बात कर रहे हैं, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके एनर्जी गैप लेस होते हैं, बहुत छोटे डिफरेंस होते हैं, वो अपनी एनर्जी को वापस रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं फिर बोल दूं, वो अपनी एनर्जी को वापस रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट करके नए एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशंस करते हैं, और नए एटॉमिक ऑर्बिटल मींस हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशंस करते हैं, जिनकी शेप, जिनकी एनर्जी सेम होती है। मैं आपको और इसी फिनोमेना को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं। हालांकि मैं एक लाइन में भी इस स्टेटमेंट को बोल सकता था, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करना, ऑर्बिटलों को मिक्स करके नए नए ऑर्बिटल जनरेट करने का जो फिनोमेना है, हम उसको भी हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं। लेकिन सच में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल के वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी गैप बहुत छोटी है, एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करके नए ऑर्बिटल बनाते हैं, और इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एनर्जी गैप कम होना चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बिटवीन। चलिए आइए दूसरी बात, एटॉमिक ऑर्बिटल, मान लो कोई एटम है आपके पास, या कोई आयन है आपके पास, ठीक है। एटम है, कोई भी एक एटम है या उसका आयन है आपके पास, कोई भी एटम या उसका आयन आपके पास है, अगर उनके एनर्जी गैप, ठीक है, उनके एनर्जी गैप आपके लेस हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। एक नई बात निकल कर आ गई, चाहे वो कोई भी एटम हो या उसका आयन हो, लेकिन उनमें एनर्जी गैप आपके छोटे हैं, तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कब बनते हैं? एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करके, ठीक है। आइए दूसरी बात कर लेते हैं, ठीक है। आपके ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, आपके ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, उनके नंबर हमेशा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर होंगे। ये आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं हाइब्रिडाइजेशन के कुछ पॉस्टुलेट डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठे। एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तब एटॉमिक ऑर्बिटल से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी आयन हो सकता है, अगर उसकी एनर्जी गैप छोटी है तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। दूसरी नई बात मैंने क्या कही थी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होंगे वो एटॉमिक ऑर्बिटल के नंबर्स के हमेशा बराबर होंगे। अगर दो लिए हैं तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। इस तरीके से चीज समझ सकते हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपके ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, आपके ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमेशा स्टेबल नेचर के होंगे। स्टेबल होंगे कैसे? एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेयर में, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेयर में हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात, हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेयर में, और हाइब्रिड ऑर्बिटल का बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा होगा एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपेयर में, क्योंकि ओवरलैपिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है हाइब्रिड ऑर्बिटल में। मेरी ये बात बहुत गजब की है, थोड़ा सुनिए प्लीज। आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, जो आप बनाकर मिला के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, मिला के मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले एक था ए, एक था बी, दोनों को मिलाकर आपने एक नई ऑर्बिटल बना दी ए बी, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगा एटॉमिक ऑर्बिटल से। पहली बात, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नंबर हमेशा एटॉमिक ऑर्बिटल्स के नंबर्स के बराबर होंगे। दूसरी बात, ये कब बनेंगे? जब इनमें एनर्जी गैप छोटे होंगे तब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। अगर एनर्जी गैप बड़े हैं, डिफरेंस है एनर्जी में, तो कभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं तैयार होंगे, ठीक है। अच्छा, अगली बात, आपके ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, आपके ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो आपके हाफ फील्ड भी हो सकते हैं, वो आपके फुली फील्ड भी हो सकते हैं, और वो आपके वैकेंट ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। तीनों ही फॉर्मेशंस कर सकते हैं। इस चीज का थोड़ा सा प्लीज ध्यान रखें। ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है कि सर हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएंगे? हाफ भी हो सकते हैं, फुली फील्ड भी हो सकते हैं, और वो वैकेंट ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं, और वो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल का फॉर्मेशंस करेंगे। राइट, आ गई मेरी बात समझ में?
और जरूरी नहीं है कि हमेशा हाफ हो, जरूरी नहीं है हमेशा हाफ हो, फुली और वैकेंट भी हो सकते हैं। जनरली हाफ ही होता है, लेकिन फुली और वैकेंट भी हो सकते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशंस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाते, ऑर्बिटल जाते हैं माय डियर। इलेक्ट्रॉन्स का कोई लेना देना नहीं है वहां पे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने में ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये 2-3 बातें थोड़ी सी मैं थ्योरी दूंगा, मैं तो बस समझाने के लिए कर रहा हूं, थ्योरी मैं आपको दूंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। ओवरलैपिंग टेंडेंसी हाइब्रिड की ज्यादा है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाफ भी बना सकते हैं, फुली भी बना सकते हैं, वैकेंट भी बना सकते हैं, जनरली हमेशा हाफ बनाते हैं। चलिए थोड़ा सा इसे हटा देते हैं, आइए थोड़ा सा इसे हटा देते हैं, थोड़ा सा कुछ नया सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, आइए जरा मैं एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाकर दिखाता हूं आपको। मैं एक हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको बनाकर दिखाता हूं जो जिनकी एनर्जी सेम हो जाती है, जिनकी शेप सेम हो जाती है, स्ट्रेंथ लगभग एक सी हो जाती है। ठीक है, देखिए जरा, जब एक एस का ऑर्बिटल पी के ऑर्बिटल इंटरमिक्स करता है तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है आपको sp। आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है एस और पी के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो शेप है वो पी ऑर्बिटल के लगभग बराबर है। मींस जो पी ऑर्बिटल है वो आपका ऐसा होता है, आप समझ रहे हैं। पी ऑर्बिटल जो होता है आपका ऐसा होता है भाई, ठीक है, पी ऑर्बिटल आपका ऐसा होता है, ये तो आप समझ रहे हैं। ठीक है, और जब आप एक एस और पी, एस की शेप स्फेरिकल होती है, पी की शेप डंबल होती है, जब इनका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ पर 2 तरीके की लोब्स होती हैं, ये लिटिल लोब्स है, आपकी छोटी लोब है। ठीक है, शॉर्ट लोब्स कह सकते हैं इसे। ठीक है, शॉर्ट लोब्स है आपकी ये। ठीक है, ये शॉर्ट लोब्स है और ये आपकी एक लार्ज लोब्स है। ठीक है, ये आपकी कैसी है, लार्ज लोब्स है। ये एक बड़ी लोब्स और एक छोटी लोब्स है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में हमेशा एक ऐसी लोब्स आएंगी, एक छोटी होगी बड़ी होगी। छोटी लोब्स और बड़ी लोब्स में बहुत डिफरेंस है। हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन में आपकी हमेशा लार्ज लोब्स जाएगी, लार्ज लोब्स इन्वॉल्व रहेगी बॉन्ड फॉर्मेशंस में, शॉर्ट लोब्स नहीं होगी। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, ये बहुत गजब बात थी। आपके ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें 2 लोब्स होंगी, एक छोटी एक बड़ी। बड़ी लोब्स सी बॉन्ड फॉर्मेशंस में काम करती है, छोटी लोब्स बॉन्ड फॉर्मेशंस में कोई भी कैसा भी पार्टिसिपेशन नहीं करती। ठीक है, आइए जरा ये समझ में आ गया। अब मैं और थोड़ी सी चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा और समझाता हूँ। आप कई तरीके से समझ सकते हैं चीजों को, केवल यहाँ पे सीख रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या। अभी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में टाइप्स नहीं डिस्कस कर रहे हैं, टाइप भी डिस्कस करेंगे हम लोग, अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। अभी तो हम केवल हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें मैंने आपको बताई, कुछ उनके कैरेक्टर्स बताए मैंने आपको, किस किस चीज का आपको ख्याल रखना है, क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए आइए जरा देखें। देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर था 6, 1s2 2s2 2p2 होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पे भी 2 हो गया, लेकिन कोवेलेंसी 4 होती है, यहाँ पे तो 2 आ रही है। मीन्स ये हमारी कार्बन की ग्राउंड स्टेट है और एनर्जी गैप कम है तो मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता हूं। तो फाइनली हमारा हो गया 1s2 2s1 2p3 और इसके हिसाब से आपको ये नई फॉर्मेशंस आ जाती है। ठीक है, ये नई फॉर्मेशन आ जाती है और ये आपकी हुआ करती है एक्साइटेड स्टेट। ये आपकी क्या हुआ करती है, एक्साइटेड स्टेट हुआ करती है। एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हैं। अगर आप इसका n+l का सम निकाल लेते हैं, यहाँ पे 1+0 आएगा, यहाँ 2+0 आएगा, यहाँ 2+1 आएगा, ये भी टोटल सम 6 हो गया। एनर्जी हम निकालते थे n+l से, आप बहु रूल्स की बात कर रहा हूं मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। n+l यहाँ पे भी निकाल लीजिए, n+l यहाँ पे भी निकाल दीजिए, यहाँ पे भी 1+0, यहाँ पे भी 2+0 और यहाँ पे भी 2+1 मीन्स 6 होगा। तो देखिए मैंने जो बात कही थी वो मैंने कर दिखाई। ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनके एनर्जी गैप छोटे होते हैं वो एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और रिडिस्ट्रीब्यूट कर एक नए नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशंस करते हैं और इसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं हाइब्रिडाइजेशंस। ठीक है, आप ये भी एक एग्जाम्पलरी लिख सकते हैं, ये भी एक गजब की चीज है। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं कि भाई हाउ मेनी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट। आप देख सकते हैं 2 अनपेयर्ड होंगे, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में
4 अनपेयर्ड होंगे और आप अपना sp sp2 sp3 sp3d या जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं उनके एग्जांपल मैं दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। आप सिंपल तरीके से भी दे सकते हैं और एक दूसरे तरीके से भी बताऊंगा जो हाइब्रिड की फॉर्म में बनाऊंगा। ठीक है, मान लीजिएगा आप कार्बन का मैं केवल एक्साइटेड स्टेट लूंगा, आप sp का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, कार्बन 6 होता है, 1s2 2s1 2p3 होता है। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, मैं केवल एक्साइटेड स्टेट ले रहा हूं। ठीक है, आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे सर जब वह एक 1s एंड 1p, जब एक s का और एक p का इंटरमिक्स करेगा तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। आप इस तरीके से भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं अपनी चीजों को। आइए, अगर आप sp2 का करते हैं तो आप यहीं से चीजों को उठा लीजिए, 1s2 2s1 2p3। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा, राइट। ठीक है, अगर आप एक s का और 2p का इंटरमिक्स करते हैं तो सर sp2 हाइब्रिड होगा, सर sp2 हाइब्रिड होगा। ये sp2 का एग्जांपल हो गया हमारा। एक s का sp3 की बात करते हैं, इसी में ले लेते हैं, एक s का और 3p के इंटरमिक्स करेंगे, है ना, एक s का और 3p के इंटरमिक्स करेंगे तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशंस होगा। तो sp sp2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मैंने फॉर्मेशंस कर दिए हैं। एक ही एटम्स के अलग अलग हाइब्रिडाइजेशंस हो सकते हैं, अलग अलग हाइब्रिड स्टेट हो सकती है। जैसे कार्बन की है, कार्बन की sp भी हो सकती है, sp2 भी हो सकती है, sp3 भी हो सकती है। ये भी एक नई बात है हमारे लिए कैरेक्टरिस्टिक्स में कि एक ही एटम्स के नए नए हाइब्रिड स्टेट हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप sp3d का एक्सप्लेनेशन कर रहे होते, एक s 3p 1 d, d आपका बाहर से आता, d ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्स करता, d2 होता तो 2 d ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते, तो वो sp3d2 एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाकर देते आपको। तो फाइनली आप लोग समझ रहे हैं कि इस तरीके से भी आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं अपने हाइब्रिडाइजेशंस का, इस तरीके से भी चीजों को समझा सकते हैं। मैं एक तरीका और बता रहा हूं, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं और चीजों को समझा सकते हैं। ठीक है, आप एक तरीका और समझा सकते हैं, ये भी एक तरीका था एग्जाम्पलर एक्सप्लेन करने का, ये सबसे सिंपल तरीका है। sp sp2 sp3 sp3d sp3d2, जनरली ये 5 ही आपको दिखाई देंगे बार बार, और भी होते हैं, sp3d3 भी होता है, लेकिन जनरली ये 5 ही आपको परेशान करेंगे, sp sp2 sp3। ठीक है, आइए जरा देखते हैं, एक तरीका और है। जब एक s का और एक p का इंटरमिक्स करता है तो sp2 sp हाइब्रिड बनता है। s की शेप स्फेरिकल होती है, p की शेप डम्बल शेप्स होती है, और जब ये इंटरमिक्स करेंगे तो एक इस टाइप का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशंस करेंगे, sp हाइब्रिड। ओके, ये भी एक एग्जांपल देने का एक तरीका है, आप इस तरीके के एग्जांपल्स दे सकते हैं। ठीक है, आइए, जब एक s का 2p के इंटरमिक्स करेंगे तो एक sp2 हाइब्रिड होगा। s की शेप स्फेरिकल, p की शेप x एक्सिस पर डम्बल, y होगा y एक्सिस पर डम्बल, और इंटरमिक्स करेगा तो एक इस टाइप का आपको एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेगा, इसका नाम होगा, मेरी पेंटिंग ज्यादा अच्छी नहीं भाई, ठीक है, छोटे लोब्स आएंगे इनके अपोजिट। ठीक है, ये छोटे लोब्स आएंगे इनके अपोजिट। ठीक है, अब आप कर लीजिए, आप तो थोड़े होशियार लोग हैं। तो ये हो जाएगा sp2 हाइब्रिड। ठीक है, ये नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, ये ज़्यादा स्टेबल होगा इनसे, इसकी बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी, ये सारी चर्चा हो चुकी थी। sp3 होगा तो एक s होगा 2p होंगे, एक s 3p होंगे। s कैसा होगा, स्पेरिकल होगा, p x एक्सिस पर होगा डम्बल, y जो होगा वो y एक्सिस पर डम्बल होगा, और z जो होगा वो आपका z एक्सिस पर डम्बल होगा। और जब तीनों इंटरमिक्स करेंगे तो एक आपको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से। मैंने फिर कहा है भाई, पेंटिंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आप लोगों की अच्छी, आप ठीक से बना लें, आप ठीक से चीज़ों को समझ लें। ठीक है, इस तरीके का एक टेट्राहेड्रल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएगा, और शेप होगी इसकी। ठीक है, इस तरीके से, दिस इज sp3। तो आप ये भी एक्सप्लेनेशंस दे सकते हैं, ये भी एग्जाम्पलर दे सकते हैं, और जो मैंने इससे पहले बताए थे
आप वो वाले एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो ये तो हमारी चर्चा हुई हाइब्रिडाइजेशंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये चर्चा हुई हाइब्रिडाइजेशंस क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। देखिए और भी होते हैं, लेकिन आपके लेवल पे मेरी जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने बताया। SP, SP2, SP3, SP3D, मतलब D का एक ऑर्बिटल ले लूँगा मैं, SP3D2, तो ये सब होते हैं। आइए आज के लिए इतना ही, फिर हम एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आपको पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग थर्मो स्टार्ट करेंगे या स्टेट ऑफ मैटर। आप बिल्कुल बने रहिए, आप परेशान मत होइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।